ग्वालियर लोकसभा सीट खुद में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत तो समेटे ही है, यहाँ की राजनीति फिल्मी कहानियों जैसे रंग भी दिखाती रही है। इस सीट पर महल की राजनीति का प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 बार तो सिंधिया उपनाम वाले उम्मीदवार विजय राजे, माधवराव और यशोधरा राजे प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे और आसानी से जीत गए। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक ग्वालियर जिला बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरे ग्वालियर जिले और शिवपुरी जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, डबरा, भीतरवार, करेरा और पोहारी। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 21,40,297 हैं। इनमें 11,32,662 पुरुष और 10,07,571 महिला मतदाता हैं। साथ ही 64 थर्ड जेंडर वोटर भी मतदाता सूची में शामिल हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर सबसे पहले 1952 में चुनाव हुआ। ग्वालियर का नाम गालव ऋषि पर पड़ा है। ये उनकी तपोभूमि मानी जाती रही है। ग्वालियर शहर की राजनीति पर वैसे तो किसी पार्टी का वर्चस्व कम और राजघराने का वर्चस्व ज्यादा है। माधवराव सिंधिया खुद यहां से 1984 से लेकर 1998 तक सांसद रहे। इसके बाद 2007 के उपचुनाव में उनकी बहन यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ा और 2009 के चुनाव में भी उन्होंने जीत अपने नाम की। 2014 में यहां से नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव जीता। अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो यहां से बीजेपी के विवेक नारायण सेजवालकर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2024 में मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा ने अपने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक को 70,210 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश की ग्वालियर संसदीय सीट पर रिकॉर्ड 62% मतदान हुआ। इस सीट ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की धरती भी ग्वालियर है। आज की इस खास कड़ी में हम जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस लोकसभा क्षेत्र का अपना एक समृद्ध ऐतिहासिक इतिहास है और जिन सांसद से हम बात करने जा रहे हैं उनके पास भी राजनीति का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। पंचायत से लेकर के वो देश की सबसे बड़ी पंचायत, या आप कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र के मंदिर तक कैसे पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ग्वालियर से पहली बार के सांसद भारत सिंह कुशवाहा। स्वागत है आपका संसद टीवी पे सर। नमस्कार। शुरुआत तो हम आपके सफर के साथ करना चाहते हैं। आप चाहे पहली बार सांसद चुन करके आए हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र से आप मंत्री पद पर भी रहे। कैसे देखते हैं आप वहां से लेकर के यहाँ तक? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्वालियर जैसी लोकसभा से मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार के इस बेटे को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता को ग्वालियर लोकसभा से सांसद बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ग्वालियर जिला अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है और ग्वालियर में मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी जन्मभूमि है। और स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी वहाँ से सांसद रहे, अटल जी राजमाता जी सांसद रहे, जहाँ से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक दिन सांसद बनूँगा।
मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जो ग्वालियर ज़िले की अंतिम सीमा पर लास्ट बॉर्डर पर बसा हुआ गांव मेरा दंगियापुरा गांव है, और अति पिछड़े क्षेत्र में वो क्षेत्र आता था, और न वहाँ से कोई ऐसे संसाधन थे, न शहर की कोई कनेक्टिविटी थी कि जिससे शहर से संपर्क रखा जा सके। और ऐसे समय मैं वहाँ से निकलना, ये मैं ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का स्नेह और जनता का आशीर्वाद। चूँकि मैं अपने बारे में इतना ज़रूर बताऊँगा कि 1989 में मशाल पदयात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। शिवराज जी अध्यक्ष थे, वहाँ का नेतृत्व, उस यात्रा का नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर जी कर रहे थे। जब मैं वहट में पढ़ने के लिए आता था, और उस दौरान मैं उस युवा मोर्चे की मशाल पदयात्रा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये इसलिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस समय कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस के लोगों का उस क्षेत्र में इतना अन्याय अत्याचार था कि गरीब लोग ठीक तरह से अपनी बात नहीं रख सकते थे। ऐसी स्थिति थी, न उस समय ठीक प्रकार से कोई शिक्षा के लिए दूरदर्श गांव में कोई व्यवस्था थी, न रोड थे, और उजाले के लिए न कोई बिजली की व्यवस्था थी। हम लोगों ने चिमनी रख के पढ़ाई शुरू की है। तो ऐसी परिस्थिति से निकलकर पंचायत से लेकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पंचायती राज में पंचायत का भी नेतृत्व किया, उस क्षेत्र में जिले का भी, जिला पंचायत का भी नेतृत्व किया, और भारतीय जनता युवा मोर्चा का 93 में एक मंडल का अध्यक्ष बना। मंडल विधानसभा में 4-5 मंडल होते हैं। श्री भारत सिंह कुशवाहा। मैं भारत सिंह कुशवाहा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत जी, अगर मैं बात करूं लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो विधानसभा क्षेत्र में किया गया काम और लोकसभा क्षेत्र में किया जाने वाला काम, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों का फायदा या फिर क्या अनुभव आप पहली बार जब सांसद चुन करके आए हैं तो आपने उसमें महसूस किया है, या फिर आगे आपने अपने विजन को क्लियर रखा है? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि विधायक एक विधानसभा से निर्वाचित होता है। सांसद के क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। काम करने की दृष्टि से और संपर्क में रहने की दृष्टि से ये हमारे लिए चुनौती रहती है कि क्षेत्रफल बड़ा होने से एक तो काम का उतना महत्व है, काम भी होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के साथ साथ लोगों से सतत संपर्क ये भी बहुत आवश्यक है। तो मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब मैं विधायक भी रहा, सरकार में मंत्री भी रहा, तो सरकार में मंत्री रहते हुए अन्य ज़िलों के साथ साथ मेरा चूँकि ग्वालियर घर है, तो ग्वालियर लोकसभा में अधिकतर कार्यकर्ता और जो पार्टी के सपोर्टर थे वो मुझे पहले से ही अच्छी तरह से जानते, उनसे संपर्क है।
जनता के लिए काम करने का प्रसन्न है, तो उस समय भी जब संपर्क में रहते हैं तो सरकार के माध्यम से जितना काम हो सकता है हम लोगों ने ईमानदारी से उस समय भी मदद की। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं कि 24 आवर्स उपलब्ध रहना, यही हमारा सच्ची सेवा का धर्म है। 5 वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर में काम करने की ज़रूरत है और आपने तय किया है कि मुझे करना है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी के मामले में हमारा ग्रामीण अंचल भी कहीं प्रकार से पिछड़ा नहीं है। और जहाँ रोड की कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ से प्रगति शुरू होती है, आने जाने का समय भी बचता है, व्यापार करने का भी। ग्रामीण अंचल के लिए 2 प्रकार से हमने भूमिका बनाई है। एक तो ग्रामीण अंचल में जितना भी उत्पादन होता है हार्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसकी अधिकतर प्रोसेसिंग होती है। मेरा ये प्रयास है, जब मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमारे क्षेत्रों में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग होना चाहिए, और प्रोसेसिंग का काम हम अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से छोटे छोटे व्यापार क्षेत्र में भी छोटे छोटे व्यापारियों का निर्माण होगा। ऐसे ही किसानों के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने फूड और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो 35% सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है कि किसान अपने उत्पादन की खुद 1 यूनिट लगाकर वहीं प्रोसेसिंग करे, उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। तो एक तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने कोई भी उत्पादन 3,000 रुपया कुंटल आके शहर में बेचा और प्रोसेसिंग के बाद में वो ज्येष्ठ दुगना हो जाता है। तो ज्येष्ठ दुगना प्रधानमंत्री जी की सरकार की इच्छा है, किसानों की आमदनी दुगनी हो, किसान परिवार सक्षम बने, किसान परिवार के हमारे युवा उद्यमी आगे निकल कर आएँ और इस क्षेत्र में अच्छा काम करें। मैं ऐसा मानता हूँ जो भी किसान भाई उत्पादन करते हैं उनकी अगर प्रोसेसिंग के लिए जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, कई बार कार्यक्रम भी कर रहे हैं और विभाग के माध्यम से उनको जानकारी भी दे रहे हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी उत्पादन होते हैं उन उत्पादों की प्रोसेसिंग ग्रामीण अंचल में भी हो, शहर में भी हो। प्रोसेसिंग, एक व्यक्ति प्रोसेसिंग का काम करेगा, एक व्यक्ति उत्पादन का काम करेगा, एक व्यक्ति बाजार मार्केटिंग का काम करेगा, तो किसान परिवार में जो 5-7 सदस्य रहते हैं वो सभी रोजगार से जुड़ेंगे। वो रोजगार मांगने वाला परिवार नहीं रहेगा, किसान रोजगार देने वाला परिवार बने। शिक्षा और रोजगार को लेकर के क्या विजन है आपका? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि विगत 10 साल के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर को काफ़ी सौगातें मिली हैं, और रोजगार के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, मेरा एक प्रयास और है, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ग्वालियर और सीपरी, मेरी लोकसभा ग्वालियर पूरा जिला और 2 विधानसभा सीपरी की हैं, ग्वालियर, सीपरी, मुरैना। यहाँ पे वाइट स्टोन और रेड स्टोन का अपार भंडार है। यहाँ की ज़मीन में इतना वाइट स्टोन, इतना कीमती वाइट स्टोन पाया जाता है कि हमारे देश से अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट होता था पहले। जब फॉरेस्ट की आपत्ति आने से उस काम पे ब्रेक लगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी का और सरकार का, पूरी सरकार का ये अभिनंदन करना चाहूँगा कि सोन चिरैया ग्वालियर और सीपरी मुरैना के लिए बड़ी बाधक बनी थी रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। तो ये सोन चिरैया से D-notify वो क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी के आदेश से D-notify हो चुका है। सोन चिरैया यहाँ से हट चुकी है। सोन चिरैया की वजह से खदानें संचालित नहीं होती थी। अब मेरा प्रयास रहेगा कि बड़ी मात्रा में वहाँ से खनिज को निकाला जाए,
खनिज का दोहन किया जाए और एक उस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उस क्षेत्र में जन्मा हूँ, जानता हूँ कि वहाँ अपार संभावना हमारे स्टोन के क्षेत्र में है। तो ये प्रस्ताव भी मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा और केंद्र सरकार से भी हमारा प्रयास रहेगा कि वो क्षेत्र को खनिज क्षेत्र घोषित कराएं और लोगों को स्थानीय रोजगार मिले। एक विधानसभा का अनुभव और अब एक बहुत बड़े संसदीय क्षेत्र का अनुभव, इसे चुनौती माना जाए, जिम्मेदारी माना जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा मानता हूँ मैं, मन अच्छा है, काम करने की ललक है तो कोई क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को भी चला रहे हैं और विश्व स्तर पर देश की धूम मची हुई है। तो यदि हमारे अंदर सही संकल्प है, हमारा सही संकल्प है कि हमें सेवा करना है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र कोई बड़ा नहीं होता है। सहयोग करने वाले हर क्षेत्र में लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति चाहे वो संपूर्ण विकास कर दे तो ये संभव नहीं है। एक टीम वर्क काम करती है, एक चैन होती है। आज मुझे कहते हुए हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक आने का अवसर मुझे मिला है। अगले इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, ग्वालियर जैसे ज़िले का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बिल्कुल बूथ स्तर तक है। बूथ पे क्षेत्र में मंडल इकाई हैं तो वहाँ के विकास से संबंधित और कोई छोटी पूरी समस्या से संबंधित कोई जब बात आती है तो हमारे कार्यकर्ता सीधे संपर्क में रहते हैं, वो समय समय बताते भी रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, मन अच्छा है तो कोई ऐसा काम नहीं है कि वो नहीं हो सके। वो कहते हैं कि हमेशा नीयत अच्छी होती है, उसकी नीति भी अच्छी होती है। अपने आप पे विश्वास है, अपने परिश्रम पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अपनी सरकार पे विश्वास है, अपने लोगों पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता। भारत सिंह कुशवाहा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जिस प्रकार से कामाख्या देवी दर्शन के लिए नार्दर्न एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से टूंडला इटावा होते हुए कानपुर कामाख्या देवी तक जाती है, मेरा ये अनुरोध है कि इस ट्रेन को आगरा और धौलपुर ग्वालियर और ग्वालियर से टूंडला इटावा कानपुर कामाख्या देवी तक ये ट्रेन अगर की जाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनके साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के तीर्थयात्रियों को भी माता के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दूसरा, झांसी जंक्शन से करेरा, शिवपुरी, पोहरी और सवाई माधोपुर तक नवीन रेल लाइन का सर्वे कार्य हो चुका है। इसके लिए मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा और साथ ही माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहूँगा, ये नवीन रेल लाइन स्वीकृत होती है तो निश्चित रूप से 3 प्रांतों की जनता को बहुत लाभ होगा। एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चूँकि ये टूरिज्म की दृष्टि से जो बहुत बड़ा सर्किट है, पालपुर कूनो चीता अभ्यारण्य और ऐसे ही सवाई माधोपुर सेंचुरी है और शिवपुरी भी लॉयन सेंचुरी बनने जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस नवीन रेल लाइन की भी स्वीकृति प्रदान की जाए। अपनी जनता से कनेक्शन को बनाने के लिए क्या जरिया आप अपनाते हैं, कैसे सीधा संवाद करते हैं आप, और करते हैं तो कितनी बार करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, मैंने ये कहा कि चूँकि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण मेरी इच्छा भी होती है कि जितने भी वर्कर हैं सब हैं, सबके यहाँ सुख दुख का साथी बनूं, जाके सुख में भी जाऊं, उनके अगर कोई परेशानी तो उसमें भी मैं भागीदार बनूं। तो कई बार हम लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि जब सदन के समय यहाँ रहना ही पड़ता है, सदन के बाद हमारा एक एक पल जनता से संवाद में रहता है, क्योंकि हम कार्यालय पे भी बैठ के समय तय करते हैं तो समय तय
वहाँ पे भी लोग मिलने के लिए आते हैं, उनसे भी मिलता हूँ। फिर क्षेत्र में चला जाता हूँ, कहीं शासकीय कार्यक्रम में, कहीं संस्थाओं के कार्यक्रम में, कहीं सामाजिक कार्यक्रम में, कहीं कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। तो लगातार हम संपर्क में रहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ जनता का आशीर्वाद ही तो है, इसलिए मैं आज सांसद के रूप में बैठा हूँ। मुझे जनता का ही आशीर्वाद है इसलिए। कैसा लगा पहला अनुभव जब आपने देश की संसद भवन में अपना कदम रखा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत मन प्रसन्न हुआ कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि देश की पार्लियामेंट में हमें बैठने का अवसर मिलेगा। और मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं होता तो शायद मैं इस भूमिका में नहीं होता। महाराज जी, आगे आने वाले कुछ सालों में आपकी क्या भूमिका हम लोग देश की संसद में देखने जा रहे हैं? वहाँ भी क्योंकि मुखर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी है। सरकार के माध्यम से जो काम हो सकते हैं, हम विभागों के माध्यम से क्षेत्र के लिए कई प्रोजेक्ट ले जाने का काम कर रहे हैं। तत्कालिक मुद्दा जो सदन जिसके लिए बना है और जनता के लिए, जनता के हित में क्या सदन का हम उपयोग कर सकते हैं, वो मैं एक मिनट अपना उस सदन में क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए उपयोग करूँगा। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र क्षत्रिय और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ओबीसी वोटर यहां सबसे अधिक हैं। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 4 लाख ओबीसी वोटर हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख है। क्षत्रियों की बात की जाए तो उनकी संख्या इस मतदान क्षेत्र में 2 लाख के आसपास है। इनके अलावा ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर, यादव, बघेली, आदिवासी और मराठी वोटर भी हैं जो हार जीत की दिशा तय करते हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो लंबे समय से ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट हैं जो चुनाव में मुद्दा तो बनते हैं, लेकिन आज भी ये पूरे नहीं हुए। स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट और ग्वालियर का रोपवे प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से ग्वालियर शिवपुरी से कई युवा अन्य बड़े शहरों और राज्यों में काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सूखे यानी पेयजल संकट की ओर बढ़ रहा है। ग्वालियर में रियासत और सियासत का मेल साफ दिखाई देता है। वैसे तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, लेकिन ये राजनीति के लिहाज से भी राजधानी भोपाल के बाद मध्य प्रदेश का सबसे अहम क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कला और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत के खूबसूरत किलों में शुमार राजा मानसिंह महल ग्वालियर में ही स्थित है। ग्वालियर का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत के सबसे बड़े विमानतलों में शुमार है। नवीन क्रिकेट स्टेडियम, शिवपुरी पर्यटन स्थल समेत कई ऐतिहासिक संपदाएं ग्वालियर क्षेत्र में हैं। ग्वालियर का किला विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं एजुकेशन के क्षेत्र में जीवाजी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा विख्यात है। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.